स्वागत हरियाणा बोर्ड स्कूल परीक्षा 2024 से 25 के आगामी छात्रों का। आगामी हरियाणा बोर्ड स्कूल परीक्षा 2024 से 25 के लिए सभी उम्मीदवार छात्रों का हार्दिक स्वागत है। सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। हमारे YouTube चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि आप हर नई वीडियो और क्लास की अपडेट प्राप्त कर सकें। मुफ्त सामग्री। यहां आपको सभी विषयों की मुफ्त कक्षाएं, मुफ्त नोट्स, मुफ्त टेस्ट सीरीज और आने वाली परीक्षा के लिए मुफ्त परामर्श उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य, मिशन और उद्देश्य। हरियाणा बोर्ड स्कूल परीक्षा के लिए समर्पित आधिकारिक YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम छात्रों को मौलिक संसाधन, परीक्षा युक्तियां और समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। हमारा लक्ष्य है, साथ आओ और साथ बढ़ो। आइए हम साथ में इस शैक्षिक यात्रा का आनंद लें। चैनल परिवार और टीम सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हमें अपना साथ दें और मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धि और उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए और उसे अच्छी तरह से पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने के लिए हमें उसके ग्रामर या व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भाषा के वाक्य को किस तरह शुद्ध लिखना चाहिए और शुद्ध बोलना चाहिए, यह हमें जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी भाषा का व्याकरण उसका आधार होता है, यह उसका नींव होता है। इसके बिना हम किसी भाषा को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं और ना ही उसे सीख पाते हैं या सही से लिख पाते हैं। किसी भी भाषा का व्याकरण एक जमीन के रूप में होता है जिस पर एक बुनियाद खड़ी होती है। हिंदी व्याकरण अपने आप में ऐसे कई बुनियाद और आधार समाहित किए हुए हैं, जिसे जानकर और सीख कर हम हिंदी भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सही जगह पर यदि सही शब्दों का या सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भाषा की शुद्धता और पूर्णता मूल रूप से उसके व्याकरण पर निर्धारित होता है। यदि हमें सही ढंग से भाषा व्याकरण की जानकारी है तो हम निश्चय ही किसी भी विषय वस्तु पर एक अच्छा लेख या वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण भी अपने आप में एक समुद्र की भांति है, जिसे आप जितना मंथन करेंगे उतना ही ज्यादा रत्न आपको मिलेंगे और आप भाषा के ज्ञानी बन जाएंगे।
आज हम लोग हिंदी व्याकरण को सीखेंगे और इसे अपने लिखने, बोलने और सीखने में प्रयोग करेंगे। आशा है जो विषय वस्तु यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगा और आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ ज्यादा सीखेंगे और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर अपनी कक्षा का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम निम्नलिखित विषय सूची को पढ़ेंगे और सीखेंगे, जैसे हिंदी वर्णमाला, ध्वनियाँ और लिपि परिचय, शब्द विचार अर्थ के आधार पर शब्द विचार, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीत शब्द, भिन्नार्थक शब्द आदि, शब्द रचना, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि, पद परिचय, पद संबंध, शब्द भूमिका, वाक्य विचार, पदबंध, उपवाक्य, रचना और दृष्टि से वाक्य, रूप विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, अव्यय आदि, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, प्रत्यय, अनुवाद, अलंकार, निबंध, लेख, पत्र लेखन, मुहावरे और कहावते, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। धन्यवाद। हिंदी व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उसके व्याकरण को भी समझना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी व्याकरण को मुख्यतः 3 भागों में वर्णित किया गया है। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार और 3 वाक्य विचार। किसी भी भाषा को जानने और समझने के लिए उसके व्याकरण के नियमों को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। किसी भाषा के व्याकरण के नियम को जानकर ही हम किसी भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं या उसे अच्छे से सीख सकते हैं। व्याकरण के नियम को जानकर हम उस भाषा को सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं और हम अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से वर्णन कर सकते हैं। हिंदी ध्वनियाँ और वर्णमाला। ध्वनियाँ के लिखित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन वर्ण क वर्ग क, ख, ग, घ। च वर्ग च, छ, ज, झ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अयोगवः अनुस्वार, विसर्ग। भाषा और बोली में क्या अंतर है? किसी स्थान विशेष या किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, जबकि भाषा किसी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का व्याकरण और शब्दकोश भी होता है और उस भाषा के प्रयोग से साहित्य भी लिखा जाता है। बोली के उदाहरण: बिहारी भाषा, हरियाणवी, राजस्थानी, पहाड़ी, नेपाली, मराठी,
कोंकणी आदि आदि। भाषा के भेद। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम लोग अपने विचारों को लिखते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। किसी भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी कहलाती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी है। हिंदी भाषा के मुख्य 3 अंग हैं। ध्वनि, शब्द या पद, वाक्य। प्रत्येक ध्वनि, वर्ण और अक्षर का उच्चारण कहाँ और कैसे होता है यह हमें सही जानना अति आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण, अक्षर और वाक्य को सही पढ़ना, लिखना और बोलना भी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हमें अपनी सुंदर हस्तलिपि पर भी बहुत ध्यान देनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में मात्रा के शुद्ध प्रयोग पर भी बहुत ध्यान देनी चाहिए। शब्द विचार ध्वनि समूहों के सार्थक रचना, जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। या एक से ज्यादा वर्णों से बने सार्थक रचना या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी में शब्दों की रचना या निर्माण कई तरह से होता है। इसके मुख्य साधन उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, समास आदि हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना और वाक्यों का संरचनात्मक आधार और तरीका होता है, जिसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति, प्रयोग, रचना और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। हिंदी का शब्द भंडार मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों से बना हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में हिंदी, संस्कृत, विदेशी भाषाओं, स्थानीय भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। उत्पत्ति या स्त्रोत्र के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्न भेदों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी। तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ है समान अर्थ वाले या संस्कृत के शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द। संस्कृत के वैसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान ही हिंदी में भी प्रयोग में आए। उदाहरण: अग्नि, दंत, दुग्ध, रात्रि, वायु, अश्रु, कर्ण, कूप, ग्राम, हस्त, अक्षत, चंद्र, अमूल्य, कर्म आदि। तद्भव शब्द। तद्भव तत् और भव के योग से बना हुआ शब्द है। ऐसे शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न कहे जाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो पाली, प्राकृत या अपभ्रंश आदि से बने हुए होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण: अचरज, अंधेरा, अमोल, गधा, काम, आग, अनाज, आम, आलस, कान, खंबा, खेत,
घर आदि। देशज शब्द, वैसे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने देश के अन्य क्षेत्रों में बोले जाते हैं। ऐसे शब्द हिंदी में अपने ढंग या सुविधा के अनुसार बनाए शब्द होते हैं। उदाहरण: फटाफट, मुक्का, तोरी, परवल, कुदाल, चंदन, चूड़ी, माला, खटपट, खचाखच, पटाखा, पापड़ आदि। विदेशज या विदेशी शब्द, हिंदी में दूसरे देशों या विदेश के देशों के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द मुख्य रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण: अदालत, इरादा, इडली, डोसा, पान, परवल, बाजरा, सरसों, बहादुर, अनायास, गवाह आदि। ऋण शब्द, हिंदी के वैसे शब्द जो वर्षों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए प्रयोग किए जा रहे हो और वो उसी नाम से प्रचलित हो गए हैं या जाने जाते हैं, तो वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, गाय, देवता, आकाश आदि। यौगिक शब्द, वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति आदि। योगरूढ़ शब्द, वैसे यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना होता है और दोनों का अलग अलग भी अपना अस्तित्व या महत्व होता है, परंतु दोनों को मिलकर उनका अपना एक अलग या विशेष अर्थ निकले, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत पीला, अंबर कपड़ा, परंतु इसका अर्थ होता है विष्णु या सत्यनारायण या ठाकुर जी। दशानन, दश प्लस आनन, 10 हाथों वाला, गजानन, गज प्लस आनन का अर्थ होता है हाथी। लंबोदर, लंब प्लस उदर, जिसका उदर, पेट, बड़ा हो का अर्थ होता है गणेश आदि। रचना के आधार पर, शब्दों के प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भेदों में वर्गीकृत किया गया है। विकारी शब्द, वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन लिंग, वचन, काल और पुरुष कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द, वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन लिंग, वचन, काल और पुरुष कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि अव्यय के शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 9 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। एकार्थी शब्द, वैसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, दिन, लड़का आदि। अनेकार्थी शब्द, वैसे शब्द जिनका अनेक अर्थ या एक से अधिक अर्थ होता है, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पानी, हार, फल, अंबर, कुल, जीवन, जर, अकाल, गोली आदि।
पर्यायवाची शब्द। वैसे एक समान अर्थ वाले शब्द जिनका प्रयोग भाव या अर्थ के दृष्टिकोण से समान हो, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आँख, आकाश, कपड़ा, कमल, गणेश आदि। विलोम शब्द। वैसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रदान करे, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे योग, वियोग, गुण, अवगुण, जय, पराजय, सम, विषम, यश, अपयश आदि। युग्म शब्द। वैसे शब्द जिनका उच्चारण एक समान हो, परंतु उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न हो, उसे भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि आदि, अंग अंग, अपना अपना, गांव गांव आदि। शब्द समूह या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब शब्दों के समूह को एक शब्द में व्यक्त किया जाता है, उसे शब्द समूह या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जो कभी नहीं मरता है अमर। भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो दिखने में समान हो, परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। जैसे अस्त्र शस्त्र। अस्त्र फेंककर चलाए जाने वाले हथियार, भाला, तीर आदि। शस्त्र वैसे हथियार जो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं, तलवार, चाकू, लाठी आदि। समूहवाचक शब्द। वैसे शब्द जो एक समूह को दर्शाता है या सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करता है, उसे समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे गुच्छा चाबियों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा। गट्ठर लकड़ियों का गट्ठर। गिरोह चोर या डाकू का गिरोह आदि। ध्वनि बोधक शब्द। वैसे शब्द जो ध्वनि के आधार पे आधारित हों, उन्हें ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। इन्हें निम्न भेदों में वर्गीकृत किया गया है। पशु या पक्षियों की ध्वनि के आधार पर। हाथी, चिंघाड़ना। कोयल, कूकना। शेर, दहाड़ना। सांप, फुफकारना आदि। वस्तुओं की ध्वनि के आधार पर। दांत, कटकटाना। बर्तन, ढन ढन करना। बादल, गर्जना आदि। दृश्य के आधार पर। बिजली, चमकना, नाव, डगमगाना, दिया, टिमटिमाना, तारे, झिलमिलाना आदि।